प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल लेके आए हैं। आइए देखते हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्यूबा मिसाइल संकट। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1939 से 1945 तक। अगला प्रश्न है, इंद्र 2017 क्या है? तो यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो मुख्य चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। इसीलिए आपकी जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर का नाम ही रखा गया है, शीर्षक ही रखा गया है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगला प्रश्न है, सुरक्षा का क्या आशय है? तो सुरक्षा का आशय है वह है आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करना। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और फिलीपींस में आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसमें आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है इसका पता करना है। ये प्रश्न मैंने बताया था कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तीन जो है आसियान का दे देगा देश का नाम और एक सार्क का दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। इसी तरह से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीन सार्क का दे दे और एक आसियान का दे दे और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न मैंने बताया था कि आपको इस तरह की तैयारी रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो चूंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये हमने अपने पिछले प्रश्न सीरीज में इसको शामिल किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती हैं जब मनुष्य स्वयं को किसका अंग मान ले? तो पर्यावरण का अंग मान ले। जब मनुष्य अपने आप को पर्यावरण का हिस्सा महसूस करने लगेगा, मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, तब जो है पर्यावरण की रक्षा संभव हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। ये भी हमने पीछे के प्रश्नों में बताया हुआ है। सबसे अंतिम सदस्य अफगानिस्तान है। सीटीबीटी का मतलब समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो ये 1996 में हुई थी। कुछ लड़के जो है एलटीबीटी की जानकारी दे दिए हैं, तो एलटीबीटी अलग है और सीटीबीटी अलग है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य में शांति की स्थापना करना है। यह भी हमारे पिछले प्रश्नों के सीरीज में है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन है, तो वार्सा पैक्ट, ये तो बार बार चर्चा होती है। अगला प्रश्न है, का आशय है विश्व का सिकुड़ना। तो विश्व का सिकुड़ना का मतलब विश्व को एक गांव में परिवर्तित करना, तो ये वैश्वीकरण की विशेषता है। समग्र विश्व में चेतना का तीव्र प्रवाह होना, तो ये सब वैश्वीकरण की विशेषता है। 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर एक नया राष्ट्र बना, तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो पूर्वी पाकिस्तान का एक भाग अलग, पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नाम से एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। कब हुआ? 1971 में। तो ये कथन सत्य है। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है, तो स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता यानी निरोगी शरीर से लिया जाता है, तो ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, तो ये कथन असत्य है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों एक साथ रहते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, तो उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है बल्कि तेज होती है। तो आपको अगर यहाँ लिखा होता कि प्रक्रिया तीव्र होती है तो ये सही होता है। बाधित होती लिखा है, बाधित मतलब उदारीकरण वैश्वीकरण के मार्ग में रुकावट है, तो ये गलत है, असत्य हमको दिखाना है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य ही यही है, सुरक्षा और शांति, तो ये सत्य है कथन। पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, तो ये कथन भी सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में वन क्षेत्र 33% नहीं बल्कि 23.3% है, तो ये कथन सत्य है। हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म कब हुआ था? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो है 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म 1953 में हुआ था, लेकिन यहाँ 1955 लिखा है, इसलिए ये असत्य है। तो ये ऐसा भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित
पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उसमें बताना है। कब? तो 1953 में। तो यहाँ पर 55 लिखा है, इसलिए ये गलत है। अब ये सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न है कि 1991 में कौन सी घटना होती है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार या प्रथम खाड़ी युद्ध। तो आगे देखते हैं। अब चीन, यहाँ पर इस साइड में खुले द्वार की नीति, चीन द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई। तो अब ये 1965 में कौन सी घटना होती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 5 स्थायी सदस्य कहां पर होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। पाकिस्तान सार्क का सदस्य है। ये सही जोड़ी हमने बना के रखा हुआ है। सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देशी रियासतों की विलीनीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाता है? तो शीत युद्ध के लिए संचार माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसके खिलाफ बयानबाजी की जाती है, इस तरह की बात होती है। तो यही इसके हथियार है। कूटनीतिक दांवपेच, अपनी शक्ति को बढ़ाना, दूसरे की शक्ति को कम करना, उस विपक्षी गुट में फूट डालना, ये सब जो है दांवपेच, ये कूटनीतिक दांवपेच कहे जाते हैं, और इन सब के माध्यम से ही शीत युद्ध लड़ा जाता है। अब दूसरी दुनिया के देश पूछा गया है। दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? तो सोवियत संघ और उसके जो सहयोगी देश थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो दूसरी दुनिया में किसको शामिल करेंगे? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सबको दूसरी दुनिया के देश में शामिल किया जाता था शीत युद्ध काल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में है। ये भी हमने अपने पिछले प्रश्न बैंक में ये प्रश्न दिया हुआ है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, विश्व बैंक की स्थापना का जो डेटा आपकी किताब में दिया है, सरकारी वाली किताब यानी एनसीईआरटी में, 1944, और ये अपना काम करना शुरू किया था 1945 में। तो आप 1944 लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो 1944 यहाँ करके 45 कर सकते हो, 1944-45 में। तो कहने का मतलब कोई भी चीज की स्थापना एक दिन में ही नहीं हो जाती है। स्थापना एक दिन होता है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होते होते वो उसको कार्य रूप में आते आते कुछ समय लग जाता है। तो इसलिए कुछ किताबों में 45 दिया है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्थापना दिया है तो 1944 लिखिए। 1972 का पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1972 का पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था, स्वीडन। अगला प्रश्न है, शरणार्थी समस्या क्या है? शरणार्थी की समस्या क्या है? तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था तो दोनों ही क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न हो गया था। तो जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से हिंदू और सिख लोग भाग भाग कर भारत की तरफ आ रहे थे, और यहाँ से भी कुछ शरणार्थी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे लोग। तो ऐसे ही लोगों को शरणार्थी कहा गया। तो अब इनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई, तो इसी समस्या को शरणार्थी की समस्या कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के बहुत से पड़ोसी देश हैं, उसमें से 2 कोई लिखना बहुत सरल था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने में से कोई भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? तो हमने बहुत बातें लिख सकते हैं शीत युद्ध के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा जाता है। तो ये भी सरल सा प्रश्न है, सभी बच्चे इसको कर लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरा विश्व एक ध्रुवी हो गया, अमेरिका के वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो गया, और शीत युद्ध इस समय समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट दिखाया है। निशस्त्रीकरण का क्या मतलब है? तो हथियारों की जो होड़ है वो कम करना या समाप्त करना, तो इसको निशस्त्रीकरण कहेंगे। निशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण मतलब हथियार को ज्यादा से ज्यादा बनाना और संग्रह करना, और निशस्त्रीकरण उसका उल्टा, यानी कि हथियारों को न तो बनाना है न उसका भंडारण करना है। तो मात्रा कम भी हो सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। तो इसको मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, गुणात्मक निशस्त्रीकरण, इस तरह का भी इसमें बहुत बातें हैं, लेकिन मतलब में अगर पूछा जाए निशस्त्रीकरण का क्या मतलब है तो बता सकते हैं कि हथियारों की होड़ को कम करना या समाप्त करना। अगला प्रश्न है, सार्क के क्या उद्देश्य हैं? तो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। कोई भी संगठन बनता है तो उसका उद्देश्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना रहेगा, ये आप लिख सकते हैं। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, समाधान निकालना, ये भी जो है सभी संगठनों का उद्देश्य होता है। मैंने बताया है कि एक ही मैटर अलग अलग में कॉपी कर सकते हैं आप। तो अगला है कि जीवन स्तर में सुधार लाना। तो सार्क के उद्देश्य में भी ये लिख सकते हैं कि जो सदस्य देश हैं वहां के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सार्क का उद्देश्य हो सकता है। योजनों में भी यही बातें लिख सकते हैं, हूबहू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ खास बातें हैं वो हमने दिखाया है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये इसमें भी है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो यानी कि देश जो उनके आपसी विवाद है वो युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के माध्यम से शांति से सुलझाने का प्रयास करें, और
युवजनों उसमें मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पर अगला में हमने दिखाया भावी पीढ़ी को युद्धों से बचाना। तो अगर युद्ध होंगे तो पूरी मानवता का विनाश होना निश्चित है। अब आपके युद्ध जो है पूर्ण युद्ध होते हैं, विनाशक युद्ध होते हैं, परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर युद्ध हुआ तो मानवता का विनाश निश्चित है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भावी पीढ़ी को युद्धों से बचाना भी युवजनों का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, इसके अलावा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या होती है, जैसे आज के समय में आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, मानवाधिकारों की संरक्षण की समस्या है। ये सब जो समस्याएं हैं, महामारियां तमाम तरह का, जैसे कोविड वगैरह इस समय आ गया है, इन सब समस्याओं से निपटने के संदर्भ में भी युवजनों कार्य कर सकता है। तो ये भी उसके उद्देश्य में शामिल है। अब वैश्वीकरण के क्या कारण है, अगला प्रश्न है। तो वैश्वीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना क्रांति, संचार क्रांति, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब इसके कारण क्या हुआ कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी विश्व के सभी देश एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, विश्व के सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, वहां का फैशन, रीति रिवाज सब एक दूसरे का काफी लोग कर रहे हैं। तो अब विश्वव्यापी प्रवाह भी हो रहा है। विश्वव्यापी प्रवाह में प्रवाह किस तरह का प्रवाह, एक तो व्यक्तियों का प्रवाह हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक व्यक्ति का आवाजाही संभव हो गया है, बिजनेस व्यापार के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से और पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो व्यक्ति का प्रवाह ये हो गया। इसी तरह से पूंजी का प्रवाह हो सकता है। पूंजी का प्रवाह का मतलब एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके पैसा खर्च लगाए, निवेश करे बिजनेस व्यापार के लिए, पूंजी का प्रवाह ये हो गया। और इसके अलावा जो है वस्तुओं का भी प्रवाह होता है, आयात निर्यात के माध्यम से एक देश का माल दूसरे देश में और दूसरे देश का माल इस देश में आता जाता है। तो ये वस्तुओं का प्रवाह हो गया। इसी तरह विचारों का प्रवाह भी हो सकता है कि हमारे देश की जो विचार है, विचारधारा है, वो दूसरे देश के लोग स्वीकार करने लगे, मानने लगे, उसका अनुसरण करने लगे। जैसे लोकतंत्र का धीरे धीरे पूरे वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हो गया है। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है प्रचार प्रसार इसको कहा जाएगा। इसी तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो है जुड़ाव हो जाता है। तो ये विश्वव्यापी जो प्रवाह है ये वैश्वीकरण के कारण। तो ये तीन पॉइंट आपको एकदम से रट्टा मार ले, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव और विश्वव्यापी प्रवाह। तो ये जो है वैश्वीकरण के मुख्य कारण है। अब यहाँ पर अगला है कि शरणार्थी समस्या के प्रभाव। तो शरणार्थी समस्या से दोनों ही देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनके ऊपर प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहले तो उनको फिर कहाँ बसाया जाए, तो पुनर्वास की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई। यानी जो शरणार्थी आए थे उनको कहाँ पर बसाया जाए, तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। फिर उसके बाद जो अपना जमीन जायदाद घर सब पुराने देश में छोड़ के आए थे, यानी जो पाकिस्तान से भाग भाग के लोग भारत आए थे, तो अपना जमीन जायदाद तो पाकिस्तान में ही छोड़ के आए थे। तो उसके बदले उनको मुआवजा देने की जो समस्या उत्पन्न हो गई कि उनको मुआवजा का निपटारा कैसे किया जाए। तो ये जो समस्या है ये शरणार्थी की समस्या का प्रभाव के तौर पर है। अब राष्ट्र निर्माण का क्या आशय है। तो राष्ट्र निर्माण का आशय, तो यहाँ पर हमने दिखाया है भावनात्मक एकता का बंधन तैयार करना। भावनात्मक एकता का बंधन तैयार करना, ये थोड़ा सा आपको शब्द अलग तरह के इसमें रहते हैं, तो आपको इन्हीं शब्दों को याद करना है। ऐसा बंधन जिसमें विभिन्न जाति, धर्म व भाषा भाषी लोग एक साझी मातृभूमि के कारण बंधुता भाव महसूस करें। यानी किसी देश में बहुत से जाति के, बहुत से धर्म के, बहुत से भाषा भाषी लोग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनकी मातृभूमि एक है, इसलिए वो अपने आप को भाई भाई महसूस करें, एक ही मातृभूमि की संतान अपने आप को समझकर एकता का बंधन महसूस करें, अपने अंदर भातृत्व भाव को महसूस करें, बंधुता का जो है भाव महसूस करें। और जब ऐसा हो जाता है तो कहा गया कि राष्ट्र का निर्माण हो गया है। जब हम लोग मान लीजिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, तो वहां पर अपने भारत का कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, तो चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस प्रदेश का हो, चाहे जिस भाषा भाषी हो, लेकिन वो सिर्फ इतना पता चल जाता है कि ये इंडिया का है, तो हम लोग जो है अपने आप को कनेक्ट महसूस करने लगते हैं, थोड़ा नजदीकी रिश्ता हमको समझ में आने लगता है। तो वही जो भाव है, वही जो एकता का बंधन है, उसे ही हम राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं। तो इसका निर्माण, यानी शुरू शुरू में लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं थी, तो धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग लड़ते लड़ते, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाते चलाते उस तरह का भावनाएं हम लोगों के अंदर आना शुरू हो गए। और जब देश आजाद हुआ तो सबको एकजुट करके एक इकाई में उसको पिरोना, एकता के बंधन में बांधना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। और इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। इसीलिए उनके संदर्भ में एक वहां पर केवड़िया में, गुजरात में, वहां पर एक नर्मदा घाटी में एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।